वाह क्या स्वाद है, सच में तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है। भाई आगे से रोज तेरी भाभी से लंच बनवा कर लाना, हम सब तेरे साथ खाएंगे। सारे दोस्त गरीब नंद के आसपास बैठकर उसका टिफिन खाने लगते हैं। अमीर नंद थोड़ी दूर खड़ी होकर गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। भगवान पता नहीं मेरी पढ़ी लिखी भाभी किस काम की है, हर जगह मुझे नीचा दिखा देती है। मेरे सारे दोस्त भी है अब गरीबों वाली के लंच के पीछे चले गए। इधर गरीब नंद दोस्तों को पराठे सर्व करती हुई हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, रोज मेरी भाभी से बनवा कर लाऊंगी, तुम सब मेरे साथ मिलकर खाना। गरीब बहू आटे की लोई बेल रही होती है, बगल में सब्जी चढ़ी होती है और तवे पर रोटियां सिक रही होती हैं। पसीना उसके माथे से टपक रहा होता है। वो धीरे धीरे अपने मन की बात सोचती है। ये पड़ोस वाली अमीर बहू कितनी सही है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, जब मन हुआ खाना बना लेती है, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेती है। और मैं दिन रात बस रसोई में ही पिसती रहती हूँ। अगर मैं अभी पढ़ी लिखी होती तो आज जॉब करती, अपने सपनों को पूरा करती, लेकिन किस्मत ही खराब है। अनपढ़ बहू हूँ ना बोलना आता है सही से, ना ही अपना हक जताना, बस खामोश रहना पड़ता है। गरीब बहू चुपचाप रोटियां सेकती रहती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। दूसरी ओर दरवाजा खुलता है। अमीर बहू ऑफिस से लौटकर अंदर आती है, बैग रखती है और पानी पीती है। तभी सास और नंद किचन में खड़ी खड़ी आवाज लगाती हैं, बेटा जरा खाना बना दे, सब भूख से परेशान बैठे हैं। जी मम्मी जी मैं बना दूंगी, बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, 10 मिनट बैठकर थोड़ी सांस ले लूं, फिर किचन में आ जाती हूँ। देखा, बराबर वालों की बहू तो पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है। और इसे देख लो, हमने एक टाइम का खाना कह दिया तो कहने लगी कि थक गई हूँ, ऑफिस से आई हूँ। इसके बहाने कभी खत्म नहीं होते। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हो, कोई बहू ऐसे भी घर चलाती है, आराम चाहिए तो फिर शादी क्यों की। अमीर बहू चिढ़ जाती है लेकिन आवाज धीमी रखती है, मम्मी जी मैंने आपको मना तो नहीं किया खाना बनाने से, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जरा 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, थोड़ा थक गई हूँ, आराम करते ही ठीक से खाना बना दूंगी। लेकिन सास और नंद दोनों मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अमीर बहू वहीं खड़ी रह जाती है, मनी मन सोचती है, पढ़ाई लिखाई और जॉब का क्या फायदा अगर घर वाले हमारी मेहनत और थकान को समझ ही ना पाए। एक बड़ी सी कपड़ों और किराने की दुकान। अमीर नंद और गरीब नंद इत्तेफाक से एक ही जगह खड़ी हो जाती हैं। दोनों के हाथों में लिस्ट होती है। अरे वाह, देखो तो अमीर लोगों की शान और शौकत, लेकिन भाभी के हाथ का खाना तो बिल्कुल फीका होता है। मेरी भाभी तो पूरे मोहल्ले की तारीफ पाती है अपने खाने से। ओहो, ये मत भूलो कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी और स्मार्ट है। खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, और भी हुनर चाहिए। हुनर? जब घर का ही खाना अच्छा ना बने तो बाकी हुनर किस काम का। मेरी भाभी का बनाया पराठा खाकर तो लोग उंगलियां चाटते हैं, और मेरी भाभी का पास्ता खाकर लोग कहते हैं वाओ, इंग्लिश स्टाइल। दोनों आपस में तेज तेज बहस करने लगती हैं। दुकान वाले और कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। तभी अमीर भाभी और गरीब भाभी बाजार में आ जाती हैं और अपनी नंदों को लड़ते हुए देखती हैं। बस करो तुम दोनों, क्यों हर वक्त हमें एक दूसरे से भिड़ाती रहती हो। आप सही कहती हैं, ये रोज रोज की खींचातान ठीक नहीं है। दोनों भाभियां थोड़ी दूर जाकर आपस में धीरे धीरे बात करती हैं। देखो बहन, तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम पूरे दिन रसोई में ही लगी रहती हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, उन्हें पूरा करना जरूरी है। रसोई में रहने से ही जिंदगी नहीं कटती। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं अनपढ़ हूँ, गाँव से आई हूँ, ज्यादा बड़े सपने कभी थे ही नहीं, और जो थे वो शादी के बाद खत्म हो गए। नहीं ऐसा मत सोचो, आजकल बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग अच्छा काम कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा हिम्मत करो, कुछ नया सीखो। मैं चाहूँ तो तुम्हें गाइड भी कर सकती हूँ। गरीब भाभी थोड़ा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इस बीच पीछे से नंदों की लड़ाई और तेज हो जाती है। मेरी भाभी बेस्ट है। नहीं, मेरी भाभी बेस्ट है। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाने लगती हैं। बस करो तुम दोनों, अगर और लड़ाई की तो मैं तुम्हें साथ बाजार नहीं लाऊंगी। हाँ अब चलो घर, लोग तमाशा देख रहे हैं। दोनों भाभियां अपनी अपनी नंदों को अलग अलग रास्ते ले जाती हैं। गांव में चारों तरफ रौनक थी। गणेश उत्सव आने वाला था और पूरा गांव मानो झूम रहा हो। मंदिर के सामने बड़ा सा पंडाल और टेंट लगाया जा रहा था। हर घर की औरतें और बहुएं उत्साह में जुटी हुई। अब इसी तरह 12 बजे तक खाने के टेबल पर कोई नहीं आता। तब रश्मि सबको बुलाने जाती है तो, अरे छोटी बहू, हमें तुम्हारी रसोई से कुछ नहीं खाना, जाओ, हमने पानी पी लिया है, हमारा पेट भर गया है। अब रश्मि अपने नंद के कमरे में जाती है। ईशा चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? नहीं मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मैंने पानी इतना ज्यादा पी लिया कि मेरा पेट भरा हुआ है।
अब इसी तरह वानी और रश्मि के जेठ देवर भी खाना खाने से मना कर देते हैं। अब रश्मि को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो खुद खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाता। अब रश्मि खाने की प्लेट लेकर सबके कमरों में जाने लगती है। देवरानी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप खाना लेकर कमरे में आओ। नहीं ना, तो प्लीज आप इतना कष्ट मत कीजिए, हमें भूख नहीं है, आप अपनी ये खाने की थाली ले जाइए। अब इसी तरह गरिमा ईशा भी अपने कमरे से खाने की थाली लौटा देती हैं। अब रश्मि को बहुत अजीब फील होता है, वो थोड़ी मायूस हो जाती है। कमाल है, इतनी गर्मी पड़ रही है और एक हफ्ते से ये लोग सिर्फ पानी पी रहे हैं, ऐसे में इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब धीरे धीरे गर्मी का तापमान बढ़ता है, जिससे ईशा और राजू भूख से परेशान होने लगते हैं। उनका बीपी लो हो जाता है। भाभी, माँ के कहने पर हमने खाने का तो त्याग कर दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, मुझे भी भूख लग रही है। ईशा, तुम राजू के आगे खाने की जिद मत करो, और तुम जिस खाने के लिए तरस रही हो उस खाने को खाकर तुम्हारी तबीयत और खराब ही होगी। अरे इससे तो अच्छा है तुम सुकून से ठंडा ठंडा पानी पियो। अब ईशा पानी पीते हुए कमरे से चली जाती है, लेकिन राजू अब भी भूख से परेशान हो रहा होता है। तभी ये देखकर रश्मि खाने की थाली लेकर जेठानी के कमरे में आती है। जेठानी जी, आप लोगों को अनशन पर रहना है तो रहिए, लेकिन इस छोटे से बच्चे को तो खाना खाने दीजिए। अच्छा, तुम्हें चिंता हो रही है मेरे बेटे की? अरे कब से? तुम्हें तो सिर्फ अपना तीखा खाना खाना पसंद था ना, और इस खाने में भी लाल मिर्च ही होगी। रहने दो, मुझे नहीं देना अपने बेटे को ये सब। चली जाओ यहाँ से। अब इस बार रश्मि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे गर्मी का तापमान और ज्यादा बढ़ता है और घर वालों की तबीयत भूखे पेट रहने की वजह से और ज्यादा खराब हो जाती है। उन सभी को उल्टी आनी शुरू हो जाती है। रश्मि अब अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी सास और जेठानी को देती है। जेठानी जी, माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए। अब गुस्से से वानी अपने पानी के गिलास को फेंक देती है। नहीं, हमें नहीं पीना ये पानी, जरूर इसमें भी लाल मिर्ची मिलाया होगा तुमने। अब धीरे धीरे के सभी सदस्यों की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर रश्मि फौरन डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। देखिए रश्मि जी, ये लोग कब से खाना नहीं खा रहे हैं। इनके शरीर में भारी मात्रा में कमजोरी हो गई है। एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं शरीर में, और गर्मी का ताप भी बहुत बढ़ा हुआ है। इन्हें फौरन प्रोटीन युक्त खाना खिलाइए और ठंडा ठंडा फल फ्रूट्स दीजिए, ताकि शरीर की गर्मी कम हो और शरीर में थोड़ी ताकत बने। बाकी ये दवाइयां हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा। अब इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी रश्मि अपने हाथ से खाना लेकर आती है, लेकिन खाने की प्लेट गरिमा गुस्से से फेंक देती है। मर जाऊंगी छोटी बहू, लेकिन अब तेरे हाथ का खाना तो कभी नहीं खाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं भी नहीं खाऊंगी देवरानी का खाना। अब यह सुनकर रश्मि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, जेठ जी, नंद जी, सुनील, मैं आप सब से भी माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों ने खाने के प्रति जितना भी परिश्रम किया है, मैं उस परिश्रम का पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ, और आज से मैं कभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब घर के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हैं। तभी गरिमा कहती है, ठीक है बहू, अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो हम तुझे माफ करने के लिए तैयार हैं। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य रश्मि को माफ कर देते हैं। वहीं रश्मि इस दिन के बाद से कभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती और कम मसाले में खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाती है।